गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक सिंह। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक। ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8.2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आते हैं आज इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, मान लीजिए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn इक्वल टू b2, डॉट डॉट am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn इक्वल टू क्या, vm, ठीक। अगर सारे bi 0 हो जाए उसे हम क्या कहते थे, होमोजीनियस। और इसमें से अगर एक भी bi क्या हो, नॉन जीरो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे वो होमोजीनियस किए थे, ये पे क्या है, नॉन होमोजीनियस। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा bi जरूर मिलेगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक। होमोजीनियस मतलब ऑल bi 0, नॉन होमोजीनियस मतलब bi 0 नहीं होंगे, कम से कम एक तो 0 नहीं होगा, ठीक, एटलीस्ट। चलिए हम लोग इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ax इक्वल टू क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, ax इक्वल टू b। यहाँ पे जो a होता है, a क्या है हमारा, a हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, x का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 1 है, और b का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस 1 है, ठीक। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक, हमने आपको बताया था, ठीक। अच्छा, अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है नॉन होमोजीनियस, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, यूनिक आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे, ये सब क्या होता है, ठीक। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे ध्यान दीजिएगा। एक आता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है आपका ए बी, ये हम लिखते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक। जैसे देखिए, हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन लेके हम आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया x प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -3, और लिख दिया गया -3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 5, ठीक। ये कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इस एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 3 -1 4 -5 -3 2 -1, ये आपका होगा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक। ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 1
2 3 -1 4 -5 -3 2 -1 डॉट डॉट हम लोग ए हो गया आपका ए और बी हम लोग लिख देंगे 2 -3 5 2 -3 5। ये आपका हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये आपका क्या हो गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए, कैसे हम लोग रैंक ए निकालेंगे और रैंक ए बी निकालेंगे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये ध्यान दें, यह जान लें कि कैसे हम लोग रैंक ए और रैंक ए बी निकालेंगे। ठीक, हम लोग रैंक ए के लिए ए को एक्लन फॉर्म में अलग चेंज करें, रैंक ए बी निकालने के लिए ए बी को हम लोग अलग एक्लन फॉर्म में चेंज करें। ऐसा नहीं है, हम लोग ए बी को उठाएंगे, वहाँ से रैंक ए भी निकलेगा और रैंक ए बी भी निकलेगा, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी निकलेगा और रैंक ऑफ क्या निकलेगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं, एक ऐसे ही कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए ये बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हमने लिख लिया ए बी, हमने ए कोई मैट्रिक्स दिया था, बी दिया था, हम लोगों ने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखा और वह इस टाइप का आ गया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के बाद 1 2 3 0 0 5 0 0 0, यहाँ पे 6 2 और यहाँ पे क्या आ गया 0, ये आपका आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर कोई पूछे कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक ए क्या आएगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉन जीरो रो कितने हैं, ये तो 0 हो गया, नॉन जीरो रो कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे रैंक ए बी कितना आएगा, तो रैंक ए बी क्या करेंगे आप पूरे में देखेंगे, तो ए बी नॉन जीरो, ए बी नॉन जीरो और यह क्या है 0 है, यह रो पूरा क्या है 0, तो इसका भी रैंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे फिर से हम बनाएं, चलिए फिर से बना लेते हैं। ए बी अगर ये हमको दिया हो 1 2 5 0 0 6 0 0 0 1 2, यहाँ आपका आ गया हो -3 10। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रैंक ए क्या होगा, रैंक ए हमारा क्या होगा, ए हम देखेंगे नॉन जीरो रो, तो नॉन जीरो रो कितने हैं 2 हैं, तो क्या हो जाएगा रैंक ए 2 हो जाएगा। ठीक, और रैंक ए बी क्या हो जाएगा, उसे देखिए मतलब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे नॉन जीरो रो, यहाँ पे नॉन जीरो रो, ये देखिए भले 0 है लेकिन जब हम पूरा लेंगे तो क्या आ रहा है -3 भी आ रहा है ना, मतलब क्या आ गया 0 0 -3, तो ये भी क्या है नॉन जीरो रो है, तो इसका भी एक इसका रैंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका रैंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। तो जब रैंक ए पूछेगा तो आप बस रैंक ए जो मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे उस पर आप ध्यान देंगे, रैंक ए भी पूछेगा तो पूरा हम लोग ध्यान देंगे। मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिस पे रैंक ए और रैंक ए भी दोनों 2 है, और एक एग्जांपल लिया जो रैंक ए क्या है सिर्फ और सिर्फ 2 है और लेकिन रैंक ए भी क्या है 3 है। ये बात याद रखिएगा, हम लोग इसका यूज बहुत पड़ेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रैंक ए और रैंक ए भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक, ठीक है चलिए
देखें, एक होता है कंसिस्टेंट, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या होता है? एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी, इसको हम कंसिस्टेंट तब कहते हैं, कंसिस्टेंट तब कहते हैं जब इसमें क्या मिले, हमको सॉल्यूशन मिले। क्या मिले? सॉल्यूशन मिले। और कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होता है जब रैंक ए इक्वल टू क्या हो जाए, रैंक ए बी हो जाए। मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए, कंसिस्टेंट क्या होता है? किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट तब कहते हैं जब वह सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रखे, सॉल्यूशन रखे। क्या रखे? सॉल्यूशन रखे। ठीक, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। अगर वह सॉल्यूशन नहीं रख रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक, अच्छा, ये क्लियर है। सॉल्यूशन रखे तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन न रखे तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए, अच्छा, अब कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होने के लिए आपको रैंक ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? रैंक ए बी होना चाहिए। ठीक, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना? अच्छा, और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ये आपका हो गया कंसिस्टेंट फॉर कंसिस्टेंट। और अगर रैंक ए इक्वल टू नॉट रैंक ए बी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक, इसमें होगा आपका नो सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। कैसे हम लोग किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कह पाएंगे कि इसके पास सॉल्यूशन है, इसके पास सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। ठीक है, चलिए, अच्छा, यहाँ पे ठीक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ax इक्वल टू क्या है? b है। ठीक, a क्या है? m क्रॉस n, n क्रॉस 1, ये आपका है m क्रॉस 1। ठीक, इसमें देखिए, ठीक, इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी, ठीक, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसमें क्या है? इफ रैंक ए इक्वल टू
नॉट रैंक ए बी, तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक, इसमें आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि रैंक ए क्या है, आर है, तो सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा, अब देखिए जब यहाँ पे नॉट इक्वल है तो नो सॉल्यूशन, इसके बाद हम लोग केस पढ़ेंगे ना इसमें। लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, रैंक ए इक्वल टू क्या हो गया, रैंक ए बी इक्वल टू हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। तो अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी इक्वल टू आर है, और यह क्या हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब n। ठीक, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब n, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अगर यही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हम यहाँ इसको भी लिख दे रहे हैं, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, इस ध्यान दीजिएगा डिटर्मिनेंट तभी निकलता है जब मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है, तो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, इसको देखिए दूसरा केस, अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी इक्वल टू आर, यह क्या हो जाए, लेस देन एन हो जाए, मतलब लेस देन क्या हो जाए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ लिख दीजिए लेस देन एन, मतलब आप समझ रहे होंगे, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, केस थर्ड, इसमें क्या होगा, इफ m इज लेस देन n, मतलब दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ क्या, वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपका, अगर आपने इसको समझ लिया तो इस एक्सरसाइज में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कन्फर्म है। ठीक, फिर से देखिए हमने क्या बताया, एक बार आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक बार इसको फिर से बता देते हैं। देखिए होमोजीनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन का केस नहीं आता था, उसमें सॉल्यूशन क्या करता था, एग्जिस्ट ही करता था, कुछ मिले या ना मिले जीरो सॉल्यूशन तो कंफर्म मिलता था। ठीक, हम लोग आते हैं अब नॉन होमोजीनियस पे। तो नॉन होमोजीनियस में ax इक्वल टू p, इसमें सॉल्यूशन मिल भी सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता है। ठीक, जब सॉल्यूशन मिले तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन न मिले तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम लोग कि कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसके लिए कंडीशन क्या है। उसके लिए क्या होना चाहिए, रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी होना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ
कोफिशिएंट रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, चलिए इनकंसिस्टेंट के लिए मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट न करे उसके लिए क्या होना चाहिए, रैंक ए इज इक्वल टू नॉट रैंक ऑफ ए बी, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें हम लोग कब यूनिक होगा कब इनफाइनाइट होगा हम लोग उसको चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी हो जाए, आर हो, ये तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है। अगर वो क्या हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमको क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, चलिए अगर यही m क्रॉस n ना हो करके n क्रॉस n होता तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो हमें क्या मिलता, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी इक्वल टू आर हो और लेस देन क्या हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए, तो उस केस में क्या हमको मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगला केस अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए, दैट इज अगर m इज लेस देन n हो जाए तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। तब उस केस में भी हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका हो गया कंप्लीट। जो मैंने अभी बताया उसको मैंने एक कुछ शब्दों में उसे पिरो दिया, ठीक है ना, कुछ शब्दों में उसे हमने पिरो दिया। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड इतने क्वेश्चन आए हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है, investigate for what values of lambda mu the system of simultaneous equations mu has पहला no solution, second a unique solution, third an infinite number of solution। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। करा है कि लैम्डा और म्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखे, यूनिक सॉल्यूशन रखे और क्या रखे, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखे। ठीक, हमको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए
given system of equation can be written as, कैसे, ax इक्वल टू क्या है आपका b है, जहाँ पे a क्या है हमारा 1 1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 लैम्डा, सॉरी ये आपका हो जाएगा x y z इक्वल टू क्या है आपका 6 10 म्यू, 6 10 म्यू। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको इक्वलन फॉर्म में चेंज करते हैं। इक्वलन फॉर्म में हम चेंज करें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के। ठीक, तो जो आपका द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज गिवन एज क्या होगा बताइए 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, इसको क्या हो जाएगा 6 10 म्यू। ध्यान से देखिएगा, ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे R2 को टेंड कर देंगे क्या R2 माइनस R1, हमको यहाँ पे 0 लाना होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। R3 क्या हो जाएगा R3 टेन टू, यहाँ पे देखिए R2, ठीक, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 0 मिल जाएगा। तुम्हारा जो ए बी आएगा वह किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 1 1 1, ठीक, ये हो जाएगा आपका 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2, ठीक, ये आपका 6 था, ये आपका 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 1 0, ये आपका 0, ये आपका हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 10, ये आपका इतना हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था और वह क्या था, नॉन होमोजेनियस था। ठीक, क्यों नॉन होमोजेनियस था, क्योंकि राइट हैंड साइड में 6 और 10 जो भी हैं क्या है, नॉन जीरो है। अगर एक भी नॉन जीरो हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक, फिर ये जो आपका ए बी है, ठीक, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा। ठीक, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को हमने लिख दिया। ए आपको पता है, बी पता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोग इसको एक्लन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 0 बनाएं, यहाँ भी हम लोगों ने क्या बनाया, 0 बनाया। तो हमने देखा जहाँ पे हमको ज़्यादा जीरोज मिल रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, उसको रो ऑपरेशन लगा के हाँ हम लोग लेते आया। ठीक, इतना क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए हम लोग आते हैं पहला नो सॉल्यूशन। उन्होंने कहा था नो सॉल्यूशन, पहला नो सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है कि रैंक ए इक्वल टू नॉट रैंक ए बी, रैंक ए इक्वल टू नॉट रैंक ए बी। यहाँ पे देखिए हम अगर लेमडा इक्वल टू 3 ले लें, लेमडा इक्वल टू क्या ले लें, 3 ले लें, तो जैसे हमने लेमडा इक्वल टू 3 लिया तो इस केस में रैंक इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रैंक ए क्या आ गया, 2 आ गया। और हम क्या ले लें, म्यू इक्वल टू नॉट 10, मतलब म्यू की वैल्यू 10 कभी ना हो, म्यू की वैल्यू 10 कभी ना हो। तो जब कभी नहीं होगा तो ये बताइए रैंक ए बी ये क्या हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा। ए आपका भले 0 हो जाए, ए भी 0, ए भी 0 और ए भी 0, ठीक, तीनों 0 हो जाए, लेकिन अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं होगी तो ए कभी 0 होगा, कभी नहीं 0 होगा। तो यहाँ ए भी नॉन जीरो रो आया, ए भी नॉन जीरो रो आया, और ए भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो नॉन जीरो ए भी आ गया। इसका मतलब है कि उस केस में क्या हो जाएगा, रैंक ए बी इक्वल टू 3 हो जाएगा।
तो इस केस में जब लेमडा की इक्वल टू क्या हो 3 हो और म्यू इक्वल टू नॉट 10 हो, तो उस केस में रैंक ए इक्वल टू नॉट रैंक ए बी। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर लेमडा इक्वल टू हमने 3 ले लिया तो यह रैंक ए क्या हो जाएगा, एक्लन फॉर्म में है, तो जो नॉन जीरो रो होता है वही क्या कर देता है, रैंक दे देता है। तो ए भी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो, ठीक। ए आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो रैंक ए क्या हो गया, 2 हो गया। ए 0 हो जाए लेकिन यह वाला टर्म ना 0 हो, तो ए भी तो नॉन जीरो हुआ ना, पूरा ये क्या हो गया, नॉन जीरो। ये भले 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, बट यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो, तो रैंक ए भी हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड पे। सेकेंड क्या क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। इस केस को देखिए, उन्होंने कहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रखे, यूनिक सॉल्यूशन रखे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बताइए, रैंक ए इक्वल टू क्या हो, पहले रैंक क्या हो जाए, ए बी हो जाए, ठीक। और इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ क्या हो जाए, वेरिएबल्स हो जाए, नंबर ऑफ क्या हो जाए, वेरिएबल्स हो जाए, ठीक। देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। क्यों 3 हैं, एक्स वाई जेड, या ए 3x3 मैट्रिक्स है, तो दिस गिव्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो रैंक ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। यहाँ आप 3 लिख लीजिए, समझिए। अब हम ऐसा क्या करें कि रैंक ए इक्वल टू क्या हो जाए, रैंक ए बी हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है 0 है, अगर हम लेमडा इक्वल टू क्या ले लें, नॉट 3, लेमडा इक्वल टू नॉट 3 ले लें, तो जब लेमडा इक्वल टू नॉट 3 लेंगे तो यह टर्म तो कभी 0 नहीं होगा, तो ए भी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो, यह क्या हो गया, ए भी नॉन जीरो आ गया, क्योंकि लेमडा की वैल्यू हम 3 कभी नहीं ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रैंक ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप चाहे म्यू 10 लीजिए या 10 न लीजिए, आप चाहे म्यू 10 लीजिए या न लीजिए, जब यह क्या है, नॉन जीरो है, तो ये भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक। आप म्यू 10 लें या ना लें, अगर आप म्यू 10 ले लेंगे तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, लेकिन यह क्या है, नॉन जीरो है ना, तो भी रैंक ए भी कितना हो जाएगा, फॉर ऑल म्यू, यहाँ पे रैंक ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में हो जाएगा आपका, मतलब लेमडा इक्वल टू नॉट 3 हो और फॉर ऑल म्यू हो, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक। चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 था, यूनिक सॉल्यूशन था, उस केस में रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 था, तो हमको रैंक ए क्या लाना था, 3 लाना था। तो हम रैंक ए 0 0 है, इसको नॉन जीरो करेंगे तभी रैंक ए 3 आएगा, तो लेमडा इक्वल टू हमने क्या ले लिया, नॉट 3। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, 3x3 है। अब तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिक सॉल्यूशन तब रखेगा जब डिटर्मिनेंट ए क्या हो, नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ए क्या हो, नॉन जीरो है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आप यह 0 तभी होगा जब लेमडा इक्वल टू क्या हो जाए, 3 हो जाए, ठीक। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब लेमडा इक्वल टू क्या आएगा,
नॉट 3 आएगा। तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू नॉट 3। ठीक, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया नो सोल्यूशन। एक कॉन्सेप्ट ये था, एक कॉन्सेप्ट था स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका मतलब क्या रखेगा वहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, अब हम लोग आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। थर्ड, an infinite number of solution। ठीक, an infinite number of solution। इसमें क्या होता है, an infinite number of solution में क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि रैंक a इक्वल टू रैंक ए बी हो, और यह क्या हो जाए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है ना, 3 है, एक्स वाई जेड। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले लें, ये तो आपका 3 है। ठीक, अब हमको रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल चाहिए, क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए और 3 नहीं होना चाहिए, तो लेमडा इक्वल टू हम क्या ले लें, हम क्या ले लें, 3 ले लें। तो जैसे लेमडा इक्वल टू 3 लिए तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो इस केस में रैंक ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और म्यू इक्वल टू क्या ले लें हम, म्यू इक्वल टू क्या ले लें हम, 10 ले लें। तो यहाँ पे भी लेमडा 3 इक्वल टू ए बी 0, ए बी 0, लेमडा इक्वल टू 3 ले लिया, ए बी क्या हो गया 0, और लेमडा इक्वल म्यू इक्वल टू क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो ए बी क्या हो गया 0 हो गया। तो इस केस में भी क्या हो गया, रैंक ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो फॉर लेमडा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब कितना है, 3 है। तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे, और यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसको लिखना है, ध्यान दीजिए, मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, आपको स्टेप इसमें स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। For what values of lambda the equations x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z is equal to lambda
x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू लेमडा स्क्वायर हैव अ solution and solve them completely in each case solution। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 लेमडा स्क्वायर है, कभी कभी वहाँ पे 1 ईटा स्क्वायर आ जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग को लेमडा ही दिया है, तो लेमडा पे कन्फर्म में कोई न कोई कंडीशन आएगी। ठीक, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ देखिए हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इसे कैसे, ax इक्वल टू बी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 2 4 1 4 10, यहाँ पे क्या है 1 लेमडा x क्या है x y z और b हमारा क्या है 1 लेमडा स्क्वायर। ठीक, इतना कन्फर्म है। ठीक, ए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख दिया ax इक्वल टू बी। ठीक, अब हम आएंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में किए थे। ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 4 1 4 10 1 लेमडा स्क्वायर। यहाँ हमने लिखा ए, यहाँ पे लिखा अब आपको बी। हम लोग चेंज करें इसे, हम लोग पहले यहाँ पे क्या करें 0 करें, तो R2 को क्या करना पड़ेगा R2 tan 2 क्या हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, ये आपका R2 है। फिर R3 tan 2 क्या हो जाएगा R3 माइनस क्या हो जाएगा R1 कर दें 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो बताइए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 1 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 4 माइनस 1 3। ठीक, फिर 1 माइनस 1 0 4 माइनस 1 3 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1 10। ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ना R3 को देखिए 3 9 है, यहाँ पे R2 को देखिए 3 1 है, तब 3 का क्या है मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R3 tan 2 R3 माइनस 3 R2 tan 2 हम क्यों कर रहे हैं ताकि हमारा ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो ए बी इक्विवेलेंट टू ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0। वही ऑपरेशन यहाँ भी करना है 1, इसको हमने टच नहीं किया क्योंकि R3 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 R2, तो 3 लेमडा माइनस 1। ठीक, इसे आप इक्विवेलेंट टू 1 1 1 0 1 3 0 0 0, यहाँ पे 1 लेमडा माइनस 1, इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2। यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेमडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लेमडा प्लस 3, यहाँ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2, इसको आप लिख सकते हैं
लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2। ठीक, तो ये आपका इतना आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। नाउ रैंक ए इक्वल टू, रैंक ए इक्वल टू क्या है बताइए? ए, इस पे हम देखेंगे ना, बस यही देखेंगे हम लोग। रैंक ए, तो रैंक ए हमारा क्या है? 2। ये तो कन्फर्म है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक, अच्छा, उन्होंने कहा था हैव अ सॉल्यूशन, उन्होंने कहा था हैव अ सॉल्यूशन। जब उन्होंने कहा हैव अ सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी होना चाहिए। रैंक ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? रैंक ए बी होना चाहिए। तो रैंक ए बी कब होगा? जब लेमडा इक्वल टू 1 होगा या लेमडा इक्वल टू 2 होगा। लेमडा इक्वल टू 1 होगा तो भी 0 हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 2 होगा तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो रैंक ए इक्वल टू 2, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन have a solution if lambda is equal to, हम 1 ले लें, ठीक, और क्या ले लें? lambda is equal to 1 और 2, दोनों पे क्या होगा? ये सॉल्यूशन रखेगा। ठीक, तो हम लोग कह रहा था कि सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। हमको कैसे पता चला कि लेमडा इक्वल टू 1 2 होगा? क्योंकि उन्होंने दिया था सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे रैंक ए क्या है हमारा? 2 है, 2 ही नॉन जीरो रो हैं। इसका मतलब रैंक ए बी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और उसको 2 होने के लिए यह टर्म क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और यह 0 तभी होगा लेमडा की वैल्यू 1 2 हो जाए। क्लियर? चलिए आते हैं केस 1 पे। देखिए केस 1, फॉर लेमडा इक्वल टू 1, फॉर लेमडा इक्वल टू 1। तो लेमडा इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेमडा वैल्यू आप 1 रखिए, इसमें तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 1 0 1 3 0 0 0 इंटू ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू यही है ना, 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 0 0। ठीक, इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y है, x वाला तो 0 हो गया, y प्लस 3z इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, वैसे भी आप देख सकते थे यहाँ पे रैंक ए क्या है? यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो रैंक ए क्या था? 2 है ना, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 हैं। तो जब रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आए, उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। और उसके पास एल आई सोल्यूशन कितने होंगे? एल आई सोल्यूशन क्या होता है मैंने बताया था आपको? n माइनस आर, मतलब 3 माइनस 2 1। कितने सोल्यूशन होंगे? 1 एल आई सोल्यूशन। इसका मतलब है एक को हमें क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, लेट z इक्वल टू k where k is any arbitrary constant, then y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3k। ठीक, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस यहाँ पे देखिए 3k प्लस z कितना है? k इक्वल टू 1, तो x माइनस 2k इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस 2k।
ठीक, यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। के की वैल्यू क्या है, कोई हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है तो के को हम बढ़ाते जाएंगे, के को हम लेते जाएंगे 0 1 2 3 -1 जो भी लेते जाएंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू उस पर डिपेंड करती जाएगी। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि के के पास क्या है, इनफाइनाइट चॉइस है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्लियर है। आप एक्स और वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू जरूर इस इक्वेशन में रख के देख लीजिएगा कि हमारे सोल्यूशन सही निकला है कि नहीं निकला है। यहाँ पे देखिए 1 + 2k, ठीक, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -3k + k, तो -2k 2k कैंसिल, तो 1 = 1। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक, केस 2 के लिए आते हैं हम लोग। केस 2 उन्होंने कहा था प्रत्येक केस में, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, देखिए फॉर लेमडा = 2, जब लेमडा = 2 रखेंगे तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 1 1 0 1 3 0 0 0, इसमें कोई चेंज नहीं। ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेमडा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसका अब हमें काम नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको आप सॉल्व करिए, x + y + z = क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका y + 3z = 1। फिर वही है, दो इक्वेशन है, रैंक कितना था, 2 था, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो इसमें भी क्या आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और उसमें भी क्या आएगा n - r मतलब 1 Li सोल्यूशन। तो आप वही सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे लेट z = क्या लेंगे, स्टेटमेंट पूरा यही रहेगा, तो y = क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 3k, x की वैल्यू निकालिए, x + 1 - 3k + k = 1, 1 1 से कैंसिल, तो x - 2k = 0, x = क्या आ गया 2k आ गया। तो यह आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया एक्स वाई जेड। के पास इनफाइनाइट चॉइस है, तो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नोट करिए, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस x1 - 2x2 + x3 = 1, 2x1 - 5x2 + 2x3 = 2, और यहाँ पर हो जाएगा x1 + x2 + x3 =
-1. Does it have a unique solution? Why? This. ठीक, हमको दिखाना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपके पास जो सलूशन है वह यूनिक है कि नहीं है, अगर यूनिक है तो क्यों है। ठीक, ये हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, रैंक ए इक्वल टू क्या हो, रैंक ए भी हो, इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो या नंबर ऑफ अननोन्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, बताइए क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी, मतलब 1 -2 1 2 -5 2 1 1 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका x1 x2 x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 2 -1। ठीक, चलिए ठीक, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 -2 1 2 -5 2 1 1 1, ये आपका हो जाएगा 1 2 -1। इतना क्लियर है। देखिए हर क्वेश्चन में चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, हमको एक्लन फॉर्म की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ठीक, एक्लन फॉर्म की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलो आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम क्या कर देंगे R2 को टेंड कर देंगे R2 - 2R1। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो R3 को क्या कर देंगे हम लोग R3 - R1, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 0 कर पाएँ। तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वेलेंट टू, ये क्या हो जाएगा आपका 1 -2 1। ठीक, ये 2 -1 क्या हो जाएगा आपका 2 - 2 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए -5 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 + 4, -5 + 4 तो -1। फिर यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर चेक करिए 2 - 2 0 -5 यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 -1 और 0, ये कितना हो जाएगा 1 - 1 0 1 - 2, ये हो जाएगा आपका 3 और 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2 - 2, एक आपका 0, यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ आपका क्या है 1 है, तो चेक करिए एक बार सही है गलत है। एक बार फिर से चेक करिए, देखिए 1 - 2 1 2 -5 2 1 1 1,
ठीक, हमने आप लिख दिया 1 माइनस 2 1, 2 माइनस 5 2, 1 1 1, ये कितना हो गया आपका 1 2 माइनस 1। ठीक, हमने यहाँ पे 2 है तो R2 क्या कर दिया, R2 माइनस 2R1, तो ये आपका 2 माइनस 2 0 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस 5 है तो यहाँ पे आपका माइनस 5 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ क्या हो जाएगा जी माइनस 1। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम कब माइनस 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस R1 है तो प्लस 2 3 दिस। ठीक, चलिए क्लियर है। फिर हम क्या कर देंगे अब R3 10 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 10 2 हम कर दें R3 प्लस 3R2। ठीक, R3 10 2 हम क्या कर दें R3 प्लस 3R2, AB इज इक्वेलेंट टू, बताइए क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 1, 0 माइनस 1 0, ये आपका हो जाएगा 0, AB क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 3R1 तो माइनस 3R1 3 हो जाएगा, तो AB 0 डॉट डॉट 1 0, यहाँ देखिए माइनस 2, ये आपको हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए रैंक ए क्या आ गया हमारा, रैंक ए क्या आ गया, रैंक ए हमारा आ गया 2। क्यों 2 आया, क्योंकि कितने नॉन जीरो रो हैं, 1 और 2 हैं, ये तो पूरा क्या हो गया 0। रैंक ए बी, रैंक ए बी हमारा क्या आ गया बताइए, रैंक ए बी हमारा आ गया, देखिए ए भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, ए भी क्या है नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉन जीरो, तो रैंक ए बी कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया रैंक ए इक्वल टू नॉट रैंक ए बी, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट दैट इज हैव नो सॉल्यूशन। तो यूनिक जब वो सॉल्यूशन ही नहीं रख रहा है, तो जब वो सॉल्यूशन ही नहीं रख रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन की हम बात ही नहीं करेंगे। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज इन दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करें। सॉल्व द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को मैं हिंट दूंगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस
इक्वेशंस बाई मैट्रिक्स मेथड, बाई मैट्रिक्स मेथड क्या है? 9x प्लस 7y प्लस 3z इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। डिस्कस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the system of equations as regards existence and nature of solutions। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, दोनों का हिंट लीजिए, इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके हमें बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितने, जो भी ए मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, 2 क्रॉस क्या आएगा, 3 आएगा ना। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसको लिख लीजिए 9 7 3 5 -1 4, ये क्या है 2 क्रॉस 3 है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। अगर इसके पास सोल्यूशन आएगा, मतलब अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी आ गया तो इस सिस्टम के पास सोल्यूशन रहेगा और इस सिस्टम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक, इस सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो आप ए लिखे, आप जाके रूम पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे 6 1, ये आपका दिस। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप एकलन फॉर्म में चेंज करेंगे, इसे 0 करने का प्रयास करेंगे। आप एकलन फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी आ गया तो इस सिस्टम के पास सोल्यूशन होंगे और सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन 2 हैं और अननोन कितने हैं, 3 हैं। ठीक, तो एक को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, अभी हमने जो क्वेश्चन कराया था लेम्डा की वैल्यू पे, सेम टू सेम वैसे ही है। आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखिए, क्या हो जाएगा 1 1 4 1 2 -2 लेम्डा 1 1 6 6 6। ठीक, ये आपका दिस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बताइए, अब इसको आप एकलन फॉर्म में चेंज करेंगे। एकलन फॉर्म में आप चेंज करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। इसके पास रैंक एज, क्योंकि हमने कह रहा है एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन, तो कब नो सोल्यूशन मिलेगा, कब यूनिक मिलेगा और कब इनफाइनाइट मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने लेम्डा और म्यू वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आप इसे ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आज आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दैट इज एक्सरसाइज 8.2 आपका खत्म हो गया। जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हमने आपको इसमें पढ़ा दिया। हम आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हम आपको समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, तब आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही आप एग्ज़ाम में लिखें, आपको स्टेटमेंट डाल के लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।